माय डियर IAS PCS एस्पिरेंट्स, आज मैं कुछ शब्द बताने जा रहा हूँ। केवल प्रश्न नहीं करूँगा, उत्तर भी दूंगा। ये हिंदी और अंग्रेज़ी के शब्द क्या आपको आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो आपको आने चाहिए, क्योंकि ये प्रशासन की भाषा है, UPSC की भाषा है, प्रश्न पत्रों की भाषा है, स्टैंडर्ड पुस्तकों की भाषा है, मेंस की भाषा है, इंटरव्यू की भाषा है। और उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो जिस सीट पर बैठकर कामकाज करेंगे, कलेक्टर, SSP, SDM, डिप्टी SP, असिस्टेंट कमिश्नर, जो भी बनकर आप कार्य करेंगे वो इसी भाषा में कार्य करेंगे। ये बहुत ही स्वाभाविक भाषा है, ये कतई कठिन भाषा नहीं है, बॉम्बेस्टिक भाषा नहीं है, ऐसी भाषा नहीं है कि जो जानबूझकर कठिन बनाई गई हो। इसे पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे टेक्निकल जार्गन कहते हैं। किसी भी विषय के भाव स्पष्ट करने के लिए हमें वही कहना होगा। अब अगर हम किसी बीमारी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ना कहें तो फिर और क्या कहेंगे, है ना? अगर एथेरोस्क्लेरोसिस अगर ना कहें तो क्या कहेंगे? अब तुम कहो ये तो बड़ी कठिन अंग्रेज़ी है, तो इसकी सरल नहीं होती। ये तो जानना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। अगर आपको बीमारियों के नाम पढ़ने हैं, यही करना पड़ेगा। टैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, ये सब चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। मैं फ़िलहाल यहाँ पर बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा, चिकित्सा विज्ञान की नहीं कर रहा। ये तो मैंने उस विषय की बात की जो बिल्कुल मेरा विषय नहीं है। तब भी जब परीक्षा देनी थी तो इस विषय के भी जितने टेक्निकल चीज़ें हो सकती थी वो सब हिंदी और अंग्रेज़ी में मैंने पढ़ी, सीखी, याद की और उत्तीर्ण हुआ। जैसा कि सभी जानते ही हैं कि 4 बार PCS में उत्तीर्ण हूँ और IAS समकक्ष रैंक से रिटायर्ड हूँ और 7 विषयों में PG, PhD, DPhil आदि है। 7 भाषाओं में डिग्री डिप्लोमा है, शास्त्री की उपाधि है, जर्नलिज्म में डिप्लोमा है और क्या है ICWA भी है। जो भी ट्रेजरी अफसर होंगे हमारे बैच के सब ICWA होंगे, यानी उन्हें CA के लगभग बराबर की क्वालिफ़िकेशन का डिप्लोमा दे दिया जाता है, जिससे कि वो सरकारी अकाउंटिंग का काम कर सकें और बहुत कुछ। इससे प्रेरणा लीजिए, है ना? जेलस तो अलग तरह के लोग होते हैं, आपको प्रेरणा लेनी है। आप बच्चे हैं हमारे, तो आपको प्रेरणा लेनी है कि आपकी उम्र में जब मैं इतनी क्वालिफ़िकेशंस अर्न कर सका, ये सारी नहीं की मैंने तुम्हारी उम्र में, इसके बाद की हैं बहुत सारी, लेकिन तुम्हारी उम्र में भी मैं बहुत क्वालिफाइड था, 4 फर्स्ट क्लास था और DPhil था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और पढ़ाकू था सबसे बड़ी बात ही तो शब्द शुरू करते हैं। ये सब इस तरह के, इससे 10 गुने शब्द A5 बैच में, A2 बैच में सब तरह से दिए जाते हैं। दोनों बैचेस अलग अलग पढ़ाए जाते हैं, कोई वीडियो कॉमन नहीं होता इनका। A5 बैच की लास्ट डेट आ रही है, आज 27 हो चुकी है। आज कितनी हो गई है? अगस्त का महीना 27, बृहस्पतिवार। 31 अगस्त तक, 31 अगस्त तक A5 में एडमिशन हो रहे हैं। इसके बाद मैं इसमें एडमिशन नहीं दूंगा। ये उसी दिन अनाउंस करूंगा कि लेट फीस के साथ एडमिशन पॉसिबल होगा या नहीं। इस बैच के सभी वीडियो A2 बैच में मिला दिए जाएंगे और A2 बैच की फ़ीस 1,19,000 रुपये हो जाएगी। आज 1,04,000। तो ये उसी दिन पता लगेगा, 31 के दिन या पहली तारीख के दिन, वीडियो के द्वारा या फेसबुक पर अनाउंसमेंट के द्वारा कि क्या होना है। तो शब्द ज्ञान इतना दिया जाता है कि अगर आपकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, आप हिंदी माध्यम से हैं, अगर आप मेरी बात मान लेंगे, यही मान लीजिए A5 बैच में आएंगे तो मैं याद करा ही दूंगा, क्योंकि मैं रोज़ पढ़ाऊँगा, हमेशा शब्दावली पढ़ाऊँगा, हिंदी अंग्रेज़ी दोनों की। हिंदी भी मजबूत होगी, अंग्रेज़ी भी मजबूत होगी। लेकिन अगर आप वैसे मान लीजिए कि द हिंदू के आर्टिकल्स नेट से ढूंढिए, कठिन शब्द लिखिए, गूगल करिए, मीनिंग याद करिए, 2 महीने लगेगा, आपकी वोकेबुलरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप जीवन भर इस बात के लिए मन में तो धन्यवाद देंगे ही, ऊपर चाहे ना दें, क्योंकि आज की पीढ़ी थोड़ी अलग प्रकार की है, तो ऊपर भले न दें लेकिन मन में ज़रूर धन्यवाद देंगे कि सर ने बहुत अच्छी बात बताई थी। 5 शब्द रोज़ याद करिए,
2 महीने के टारगेट में आपका द हिंदू पढ़ना आ जाएगा, ये गारंटेड है पक्के तौर पे। आपको वो फर्जी वेबसाइट्स और फर्जी फेसबुक के ग्रुपों में नहीं जाना पड़ेगा जो द हिंदू को हिंदी में प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें खुद नहीं आता ढंग से पढ़ना, वो हिंदी में प्रस्तुत करने का दम भरते हैं। झूठ बोलते हैं ये लोग, फर्जी होते हैं ये लोग। ये दैनिक जागरण वगैरह की न्यूज़ को हिंदू के अनुवाद की गई समाचार करके आपको दे देते हैं। मैं देख रहा हूँ रोज़ाना, किसी के भी कॉपी कर लेते हैं नेट से समाचार और कहते हैं द हिंदू का हिंदी अनुवाद है। इतना मूर्ख लोग बना रहे हैं, उससे बेटा भला नहीं होगा। जब तक द हिंदू अंग्रेज़ी में पढ़ना नहीं आएगा तब तक आपका मेंस का पेपर क्लियर नहीं होगा, ये समझ लीजिए। या तो आपकी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी है कि आप द हिंदू वैसे भी पढ़ लेते हैं तो कोई ख़ास बात ही नहीं है, फिर तो हो ही जाएगा क्लियर। लेकिन अगर नहीं आता है तो ये पहचान है कि आप मेंस का क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। अगर आप द हिंदू समझ लेते हैं, उसके एडिटोरियल और आर्टिकल्स को समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ये तय बात है। लेकिन निबंध कैसे लिख पाएंगे? निबंध लिखने के लिए आपको मेरे सूत्र अपनाने पड़ेंगे, तभी कर पाएंगे। चलो कुछ शब्द बताता हूँ। एक शब्द है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन का अर्थ होता है, टिमिड माना होता है डरपोक। इंटिमिडेशन का मतलब डराना, भयभीत करना, एक तरह से धमकाना। लेकिन इसकी हिंदी बड़ी अजीब है, अभित्रास। अभित्रास इंटिमिडेशन है नाउन के रूप में, और इंटिमिडेशन अगर वर्ब है, क्रिया है, तो हिंदी है अभित्रासन। अभित्रासन। ऐसे ही कुछ ऐसा लिखना जिससे किसी का अपमान हो, ऐसा ट्वीट करना या कुछ भी करना, तो ये लाइबिल है, LIBEL, अपमान लेख कहलाता है ये। लेकिन एक मज़ेदार शब्द है सैंक्शन। ग्रांट भी सैंक्शन होती है, SANCTION, ग्रांट भी सैंक्शन होती है, और दंड भी सैंक्शन होता है। तो अनुशास्ति, इसके लिए शब्द है अनुशास्ति। केवल शास्ति को दंड कहते हैं। अनुशास्ति जब किसी बड़ी अथॉरिटी द्वारा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदि द्वारा जब कोई दंड दिया गया हो तो ये सैंक्शन आरोपित कर दिया गया। सैंक्शन से जुड़ा एक शब्द मैं बताऊं अपने अनुभव का। अदालतें जब किसी प्रशासनिक अधिकारी को गलत पाती हैं, क्वासी जुडिशियल ऑफिसर या प्रशासनिक अधिकारी को, तो प्रार्थना पर रिट दायर करने पर उसके खिलाफ मैंडामस जारी कर सकती हैं। मैंडामस जारी कर सकती हैं। मैंडामस यानी परमादेश, कि आपको ये कार्य करना चाहिए तो आप क्यों नहीं कर रहे। मान लो मैं पासपोर्ट ऑफिसर हूँ और कोई व्यक्ति शिकायत करता है कि ये पासपोर्ट ऑफिसर, मैंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी फिर भी ये मेरा पासपोर्ट जारी नहीं कर रहे हैं, ये प्रमाण है, मैं इतने बार इनसे मिला, मैंने ये रिक्वेस्ट की, फिर भी इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 में और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में, उसमें अनुच्छेद जब कहें इसका मतलब संविधान का अनुच्छेद, जो एक्ट होते हैं, कानून होते हैं, उनकी धाराएं होती हैं, सेक्शन होते हैं, तो वो आदेश कर सकते हैं कि आप ये कार्य करिए। लेकिन इसमें एक ही शर्त है कि वो मूल अधिकार से जुड़ी समस्या होनी चाहिए, फंडामेंटल। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, फंडामेंटल राइट से जुड़ी समस्या होनी चाहिए, जैसे कि ये पासपोर्ट फंडामेंटल राइट से जुड़ी समस्या नहीं है। तो ऐसा कोई भी कार्य है जिसमें जो फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, जैसे आपका राइट टू प्राइवेसी हो। मान लो आपका पड़ोसी आपके घर में आके दखल दे रहा है, रोज़ आपके लॉन में बैठ जाता है, आके कब्जा करने के मूड में है, दीवार उठवा रहा है, उठवाते उठवाते आपके लॉन तक दीवार आ गई, आपके घर की सीमा में प्रवेश कर गई, है ना। तो ये वैसे तो संपत्ति के अधिकार के तौर पर ये मूल अधिकार में नहीं आएगा, लेकिन आपकी राइट टू प्राइवेसी का हनन कर रहा है। और आपने अगर SDM से, DM से शिकायत की इस बात की, जो अधिकारी हैं इसको सुनने के लिए, या FIR की वो नहीं सुन रहे हैं, तो ये मामला प्राइवेसी भंग करने के तौर पर ये जा सकता है। ऐसे में वो जो अधिकारी नहीं सुन रहा है उसके खिलाफ मैंडामस जारी किया जा सकता है। लेकिन क्वासी जुडिशियल ऑफिसर्स के खिलाफ एक और हथियार है न्यायालयों का, वो फंडामेंटल राइट से जुड़ा भी नहीं है, वो सभी मामलों में होता है। वो अधिकार ये है
कि वो स्ट्रक्चर पास कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर कि इन्होंने ऐसा करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। एक तो ये होता है सिंपली कि आपको ये करने के लिए आप अधिकृत थे, फिर भी आपने ये नहीं किया, आपको आदेश दिया जाता है तुरंत आप ये काम करिए, ये तो हुआ मैंडेमस। लेकिन एक ये कि आप ये कार्य करने के लिए अधिकृत थे, आपने नहीं किया, किन परिस्थितियों में नहीं किया, इसकी जांच विभाग करेगा और न्यायालय इसके प्रति सख्त रवैया अपनाता है। ये हमारे तमाम साथियों के खिलाफ स्ट्रक्चर पास हुए तो मैंने लैंग्वेज देखी न्यायालय की, ट्रिब्यूनल भी स्ट्रक्चर पास कर सकते हैं, अधिकरण जो हैं वो भी कर सकते हैं। मैं बिक्री कर की बात कर रहा हूँ, बिक्री कर विभाग की, जहाँ मैं असिस्टेंट कमिश्नर था। तो मैंने देखा है, चूँकि मैं एसआर रहा हूँ, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, ट्रिब्यूनल मैंने काम किया है, तो वहाँ पर मैंने देखा है, हाई कोर्ट वर्क, सुप्रीम कोर्ट वर्क में भी काम किया है, तो वहाँ पर ये चीज़ देखिए कि स्ट्रक्चर भी पास होता है, और जिसके खिलाफ स्ट्रक्चर पास हो गया तो वो वही चीज़ है, अनुशास्ति है, वो एक सैंक्शन है, यानी कि वो फिर गया, उसके खिलाफ दंड दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ शब्द हैं। एक होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग, हिंदी इसकी है। ये मैंने इसलिए शब्द लिया कि इंग्लिश वालों को तो ये पता होगा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, यानी विश्वास तोड़ना। हिंदी में विश्वास तोड़ना नहीं लिखते इसे, तुम कहो ये सरल भाषा क्यों नहीं लिख रहे, ये संविधान और विधि की भाषा है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये न्यास भंग है, न्यास भंग अगर है तो ये आपराधिक है, अगर इसमें अपराध निहित है तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। एक शब्द है एम्बिजलमेंट, EMBEZZLEMENT, एम्बिजलमेंट। एम्बिजलमेंट का अर्थ होता है गबन, गबन का अर्थ होता है सरकारी पैसा हजम कर जाना, सरकारी पैसा खा जाना, बजट को मिसयूज़ करना, दुरुपयोग करना। बजट बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, बजट से, बजट के दुरुपयोग से जो सरकार की हानि होती है उसके लिए भी प्रशासनिक शब्दावली में एक शब्द है जिसको कहते हैं पेक्यूनियरी लॉस। पेक्यूनियरी लॉस का मतलब होता है आर्थिक हानि, पेक्यूनियरी कहते हैं उसको, फाइनेंशियल लॉस नहीं कहते हैं, है ना, मॉनेटरी लॉस नहीं कहते हैं उसको, पेक्यूनियरी लॉस कहते हैं। तो यही तो विशेषता है लीगल लैंग्वेज की। जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो तमाम जो टीचर अक्षम हैं, अयोग्य हैं, वो ये बातें फैलाते क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। जो फेल हो के बार बार एक ही नंबर का बहाना रटते हुए आखिर कोचिंग में पढ़ाने लगे, तो चूँकि उनको पढ़ाना नहीं आता है तो फिर वो सबने मिलके एक गिरोहबंदी करके ये सब बातें कहनी शुरू की हैं। उनकी संख्या चूँकि बहुत ज़्यादा है तो वो ये बातें फैलाने में सफल हो गए हैं कि मेंस के लिए बहुत सरल भाषा लिखनी होती है, उन्हें स्टैंडर्ड लैंग्वेज आती ही नहीं है, और ये जो सरल भाषा के चक्कर में मेंस में लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि वो लोग भी वेबसाइटें चला रहे हैं, उनके पास पैसा बहुत है, चूँकि कोचिंग खूब चल रही हैं तो वो वेबसाइटें चला रहे हैं, वेबसाइटों पर भी इसके अलावा चूँकि पैसा है तो उन लोगों को बुला भी लेते हैं जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सफल लोग हैं या उच्च पदों पर आसीन हैं, तो उनको बुला भी लेते हैं। तुम्हें नहीं पता होगा कि जब किसी वेबसाइट पर या किसी कोचिंग में या कहीं भी कोई इस तरह के एस्टीम्ड गेस्ट बुलाए जाते हैं तो उनको एक शगुन का लिफाफा भी दिया जाता है ना। तो ये मोटा लिफाफा होता है थोड़ा, ये मोटा लिफाफा भाई मैं तो नहीं दे सकता, मेरे पास तो इतनी हैसियत नहीं है, तो मैंने कभी नहीं बुलाया किसी को, कभी किसी को नहीं बुलाया। हाँ, हम लोग मिलते ज़रूर हैं जाके कि बड़े हैं हमारे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव हुए, इनको हम क्या दे सकते हैं, हमारी औकात नहीं है देने की कि इनको हम कुछ देंगे। आलोक रंजन जी से हम लोग मिले, जो सफल विद्यार्थी हमारे, और हम सब लोग जाके मिले, या मंत्रियों से जाके मिले, उनको हम क्या देंगे कि सर हम आपको कुछ लिफाफा देना चाहते हैं कि जो है ये बच्चे जो हमारे सफल हुए ये झूठे हैं, फर्जी हैं नहीं हमारे, हम तो बस यूँ ही लेके आए, आपके साथ फ़ोटो हो जाएगी तो इन पर सर्टिफिकेट लग जाएगा। ये हमारी हैसियत है कि हम एक मंत्री को इसके लिए पैसा दे सकें। तो हम डीजीपी से मिले हैं यूपी के, अंदर नहीं हो जाएंगे अगर डीजीपी से मिलेंगे जाके। छोटे भाई तो हमारे बुला भी लेते हैं, रिलेटिव हैं हमारे, महेश चंद द्विवेदी जी हमारे रिलेटिव हैं, तो डीजीपी उत्तर प्रदेश से। ओपी सिंह जी हमारे साथ में ट्रेनिंग, वहाँ जब मैं ट्रेजरी अफसर था तो वो ट्रेनिंग कर रहे थे आईपीएस की मुरादाबाद में, उस वक्त जो है 1983-84 की बात होगी, 84-85 की बात होगी। मैं 3 साल रहा मुरादाबाद ट्रेजरी अफसर, तो हमारे पड़ोस में रहते थे जो हमारा ऑफिसर्स हॉस्टल था, हॉस्टल में नंबर 1 में मैं रहता था और शायद नंबर 3 में या 4 में ओपी सिंह जी रहते थे जो अभी डीजीपी थे,
उत्तर प्रदेश के। तो इनको हम क्या कुछ देंगे? ये तो हमारे अपने हैं। तो हम अपने बच्चों के साथ उनसे मिल भी लेते हैं जाके। ओपी सिंह जी से तो हम लोग नहीं मिले, क्योंकि अब तो हमारे यहाँ ऑनलाइन ही होता है खाली। पहले जब क्लास होता था तब बात अलग है। लेकिन ऐसे ही हस्तियों से हम मिलते हैं। लेकिन जब ये लोग बुला लेते हैं तो वो सर्टिफाई हो जाती हैं वेबसाइट्स। आप लोग ये बिलीव कर लेते हो कि ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े आदमी हैं, रोज़ बड़े बड़े लोगों को बुलाते रहते हैं। इनके बड़े बड़े लोगों में हाल ही सेलेक्टेड हुए ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। तो आप लोग बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही लिखनी पड़ेगी आपको, नहीं तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। एबैटमेंट भी आपको नहीं पता, दुष्प्रेषण भी आपको नहीं पता, दुष्प्रेरण भी आपको नहीं पता। हिंदी का दुष्प्रेरण नहीं पता, अंग्रेजी का एबैटमेंट नहीं पता। और एक जो हमारे प्रिय शब्द हैं जो हर बार हम बोलते हैं कि आपको ऑर्डिनेंस प्रमलगेटेड भी नहीं पता कि प्रमलगेट क्यों कहते हैं, और ऑर्डिनेंस इश्यूड क्यों नहीं कहते, और हिंदी में अध्यादेश जारी किया क्यों नहीं कहते, अध्यादेश प्रख्यापित किया क्यों कहते हैं। यही लैंग्वेज अगर आप प्रख्यापित किया लिखेंगे, ऑर्डिनेंस प्रमलगेटेड लिखेंगे, तो ही आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो आप मेंस में वही फेल हो जाएंगे। क्योंकि जो लोग खुद जो झूठ बोल बोल के कहते रहें कि एक नंबर से रह गए, तो आपको भी उसी स्तर पर पहुंचा के ही दम लेंगे अगर आप उनकी सुनते रहेंगे। यहाँ तक लोग कह देते हैं कि मेंस में सरल लिखना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर को कठिन भाषा समझ में नहीं आती। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, एकदम इडियोटिक बात है। एग्जामिनर कितने योग्य होते हैं। मेरी इतनी क्वालिफ़िकेशंस हैं, इनसे कहीं ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन एग्जामिनर्स की होती हैं, जो उन लोगों की। मैं भी एग्जामिनर रहा हूँ, किस परीक्षा का रहा हूँ ये मैं नहीं बताता यहाँ पर। यहाँ तक तो मैं बता सकता हूँ कि मैं रहा हूँ और उच्च स्तरीय परीक्षा का ही एग्जामिनर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि उनके क्वालिफ़िकेशंस क्या होती। वो ढूंढते हैं कि आप एक अच्छी भाषा लिखें, और जब आप लिखते हैं तो खुश होकर आपको इतने नंबर देते हैं कि आप एकदम टॉप पे पहुंचते हैं। यही जो है IAS PCS की सफलता का मूल मंत्र है। मैं हमेशा कहता हूं जैसे कि पूंजीवादी राज्य यद्भाव्यम राज्य होते हैं, तो आपको यद्भाव्यम नहीं पता, कोई बात नहीं। अंग्रेजी में कैपिटलिस्ट स्टेट्स आर लेसिस फेयर स्टेट, तब आपको लेसिस फेयर नहीं पता होता। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसी भाषा में लिखना होता है। यद्भाव्यम या लेसिस फेयर का मतलब होता है कि जहाँ चाहे जितना व्यापार करो, कोई रोक टोक नहीं है, बहुत मामूली सा टैक्स लगता है। यहाँ की तरह नहीं कि GST में भी भर के ले लो और इनकम टैक्स भी भर के ले लो, और व्यापारी के पास कुछ ना छोड़ो, लाला बेचारा मर जाए अगर सारे टैक्स देते रहे। टैक्स चोरी नहीं करेगा। देखो GST, मैंने पहला वीडियो जब GST का बनाया था, मैं उसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर रहा, तब मैंने कहा था कि ऐसे चोरी होगी, और वैसे ही हो रही कि टैक्स की चोरी करेंगे ये लोग, मानेंगे नहीं। कुछ तो उनकी आदत है, आपराधिक प्रवृत्ति है उनकी, लेकिन दूसरी बात यह है कि इतना अधिक टैक्स है कि अगर व्यापारी टैक्स की चोरी न करे तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। फिर तो वो भी सुशांत सिंह ही हो जाएगा, और उसकी कोई न्यूज़ चैनल कोई न्यूज़ भी नहीं देगा, यूँ ही दफन हो जाएगा बेचारा, परिवार को बर्बाद करके। तो हमें ये देखना होता है कि हम वही शब्द इस्तेमाल करें, तभी काम चलेगा। अब कुछ शब्द और हैं। विधि में, समाजशास्त्र में, निबंध लेखन में ये शब्द प्रयोग हो सकते हैं, जैसे द्विविवाह, त्रिविवाह, बाईगेमी, ट्राईगेमी, GAMY, बाईगेमी, ट्राईगेमी, त्रिविवाह, क्वाड्रागेमी, चार विवाह। अंग्रेजी में ये शब्द हैं। हिंदी में एकल विवाह, द्विविवाह, त्रिविवाह, चतुर्विवाह, और इसके बाद बहुविवाह, पॉलीगेमी, 1 2 3 4 डॉट 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 N होती थी ना सीरीज, तो ये N जो है ये क्या है, पॉलीगेमी। ठीक है, चलताऊ शब्द नहीं इस्तेमाल करने। अब यहाँ पर हम तुम्हें कुछ और स्टैंडर्ड वर्ड्स बता रहे हैं। जब बहुविवाह पुरुष की तरफ से होता है, यानी एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह करता है, तो इसको पॉलीजाइनी या गायनी पढ़ते हैं। कुछ लोग जाइनी पढ़ते हैं, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट, जाइनोकोलॉजिस्ट, तो हम लोग गायनोकोलॉजिस्ट ही पढ़ते हैं, वही GYNY है। पॉलीजाइनी या पॉलीगायनी, मैं तो गायनी ठीक समझता हूँ। पॉलीगायनी यानी अनेक स्त्रियों से विवाह। और जब एक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करती है
तो इसको कहते हैं पॉलीएंड्री, ANDRY, पॉलीएंड्री। एक रिवाज थी कुछ कबीलों में, हमारे समाज में तो नहीं देखी जाती है, कुछ जनजातियों के कबीलों में हुआ करती थी, होती हो अब भी कहीं, जिसमें एक पुरुष जब विवाह करता है तो उसके सारे भाइयों से विवाह हो जाता है। जब एक पुरुष विवाह करता है तो सारे भाइयों से विवाह हो जाता है। हिंदी में इसे देवर विवाह कहते हैं, बड़े आराम से सीधा शब्द है, देवर विवाह। तो ये होता है सॉरोरेट, वो लेवीरेट। देवर विवाह लेवीरेट है। देवर भले ही ना हो, उनमें जेठ भी शामिल हो, लेकिन ये माना जाता है सामान्यतः कि बड़े की शादी सबसे पहले होगी, तो बाकी छोटे भाई अपने आप ही उनकी शादी होगी उसी स्त्री से। तो ये इसलिए इसको देवर विवाह कहते हैं हिंदी में, अंग्रेज़ी में ये लेवीरेट है। इसी प्रकार से जब एक पुरुष की शादी एक स्त्री से होती है तो उसकी छोटी बहनों से ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो इसको कहते हैं साली विवाह, सालियों से विवाह, साली विवाह। और इसको कहते हैं सॉरोरेट, SORORAT, सॉरोरेट। तो ये लेवीरेट और सॉरोरेट है। ये कानून में भी शब्द इस्तेमाल होते हैं और वैसे भी। तुम लोग ज़रूर उत्सुक होगे, लड़के खास करके, कि ये कौन सी जगह है, कहाँ होता है, चला जाए। हम तो साली के सपने ही देखते हैं, यहाँ तो बाकायदा वो ऑथराइज्ड बीवी हो जाती है। नहीं बताऊँगा, क्या कर लोगे सपने देख के जाओ बिल्कुल नहीं बताऊँगा। इसी बहाने सोच लो जी, किताबें ढूंढोगे कि कहाँ होता है, नेट तो ढूंढोगे, है ना। वहाँ पहुँचोगे तो जिंगा लाला होम करके मारेंगे, और वो लोग वो अपने ही कबीले वालों को अलाउ करते और किसी को नहीं करते तो अब इसके बाद एक और शब्द इसमें, तो ये हो गया मोनोगेमी, पॉलीगेमी। अब ये शब्द से शब्द जुड़ते हैं, एक शब्द से दूसरा शब्द जुड़ता चला आता है। किसी चीज़ को छोटा कर दिया जाए तो उसको कहते हैं कम्यूटेशन। सज़ा का भी छोटा करना कम्यूटेशन भी कहते हैं। और लघुकरण पेंशन का भी होता है। किसी को पेंशन मिली 50,000 रुपये, तो उसने 10,000 रुपये कम्यूट करा दिए। कम्यूट कराने का मतलब है 10,000 रुपये हर महीने उसे मिलते, तो सरकार उसकी एवरेज ज़िंदगी कैलकुलेट करती है। हर डिपार्टमेंट की ज़िंदगी अलग अलग है, सही बात है। कौन डिपार्टमेंट कितना ज़्यादा तंग कर चुका है, कितनी ज़िंदगी बची है आदमी की, ये तो वही जाने। तो हर विभाग में एक फार्मूला बना हुआ है। मान लो किसी ने माना कि ये 75 साल जिएगा, तो 10,000 रुपये महीने के हिसाब से इतना रुपया हुआ है, इसको अभी दे दो। तो ये कम्यूटेशन होता है। इसको सीधे शब्दों में कहते हैं पेंशन बेच देना। मैं तो ट्रेजरी अफसर रहा हूँ, बहुत लोगों ने बेची है मेरे सामने, लेकिन इसका सही शब्द क्या है? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो ये कम्यूटेशन होता है, लघुकरण, छोटा कर देना। एक शब्द और मैं बताऊंगा, बहुत सारी शब्दावली मेरे सामने है, उसमें मैं वही बता रहा हूँ जो तुम्हारे एकदम काम आने वाली है। बहुत भारी ग्रंथ मेरे सामने है। फेयर ट्रायल, बड़ा बढ़िया शब्द है। रिजु परीक्षण। मुझे याद है जब मैं अपना मुकदमा लड़ रहा था तो वकील तो लिए थे मैंने, उसमें सेट में था मुकदमा मेरा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। विभाग के खिलाफ मैंने कर रखा था। वो लोग, मैंने रेजिग्नेशन अप्लाई कर रखा था और वो मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो मैंने मुकदमा कर दिया था। तो उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो इसकी अपील ट्रिब्यूनल में होती है, SAT में, यानी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो CAT में होती, कैट में, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। तो मैं ट्रिब्यूनल के लिए वकील तो किए थे और मोटी फीस वो लोग लेते ही हैं, लेकिन केस ढंग से प्लीड नहीं कर रहे थे। तो मैंने लिखवाया, हिंदी मैंने लिखवाया। तो जब मैंने ये शब्द लिखवाया कि रिजुता परीक्षण, तो उन्होंने कहा अंग्रेज़ी इसकी क्या है? तो मैंने कहा ये फेयर ट्रायल है। तो बोले कि ऐसे कहो ना, आप तो पता नहीं कौन सी भाषा लिखा दे रहे हैं। अच्छा, ट्रिब्यूनल में हिंदी भी चलती है। हिंदी जो है राजभाषा के तौर पर स्वीकृत है। हाई कोर्ट तक में हिंदी चलती है, सुप्रीम कोर्ट में अभी फ़िलहाल नहीं चल रही है, ट्रिब्यूनल में तो चलती ही चलती है। तो रिजुता परीक्षण एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेयर ट्रायल। मैं यहाँ रिजुता की बात करूँगा खाली। रिजुता क्या होती है? फेयरनेस ऑफ जस्टिस। पहले ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो फेयरनेस ऑफ जस्टिस के उसूलों पर चलें या ना चलें, मनमानी होती थी। लेकिन फिर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय दिए, बहुत साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं नौकरी में था तभी की बात है, तो उन्होंने एक फ़ैसला दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और उसमें ये कहा कि ट्रिब्यूनल्स भी जो हैं वो एडजुडिकेशन करते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिकेशन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जजमेंट देते हैं। एड
जुडिकेशन माने जजमेंट देने की क्रिया, तो मिला के क्या हुआ, एडजुडिकेशन। अदालतें एडजुडिकेशन नहीं करती, जजमेंट देती हैं, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, जिला न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, दीवानी न्यायालय वगैरह, ये सब जजमेंट देते हैं। और ट्रिब्यूनल एडजुडिकेशन करते हैं, प्रशासनिक न्याय निर्णय करते हैं। और अधिकारी डीएम, एसडीएम वगैरह जो भी होते हैं, ये प्रशासनिक आदेश जारी करते हैं। ये अलग अलग चीज़ें हैं। डीएम, एसडीएम वगैरह प्रशासनिक मजिस्ट्रेट हैं, ये भी क्वासी जुडिशियल हैं। हम लोग जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं सेल्स टैक्स में, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, जो भी असेसमेंट करते हैं, अगर असेसमेंट नहीं करते तो नहीं, जो लोग असेसमेंट के पद पे होते हैं तो वो क्वासी जुडिशियल आदेश जारी करते हैं। यानी वो एक तरह का ट्रिब्यूनल के आदेश का छोटा भाई होता है, उसी प्रकार का होता है। प्रशासनिक न्याय निर्णय जैसा होता है, इसकी अपील ट्रिब्यूनल में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में होती है। उसी तरह रिमांड होते हैं, उसी तरह पेशी होती है, उसी तरह सीजर होता है। यानी हम लोग जो आदेश करते हैं, यानी हमारा जो ऑफिस होता है एक अदालत की तरह चलता है, और हम व्यापारी पर उसी तरह हावी होते हैं, उसी तरह अधिकृत होते हैं। हमारा अधिकार व्यापारी के ऊपर वैसा ही होता है जैसा किसी जज का किसी के लिए होता है। यानी हम उन्हें सम्मन कर सकते हैं, उनके बही खाते देख सकते हैं, उनकी जगह पर जाके सीज कर सकते हैं, मतलब अरेस्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें उनको भी अरेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें पुलिस में साथ में ले जाना पड़ेगा और पुलिस को सूचना देकर एक एंटिसिपेटरी एफआईआर लिखानी पड़ेगी, अनुमानित एफआईआर के ऐसा हो रहा है वो लिखानी पड़ेगी, तो उनको हम अरेस्ट भी कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, बिना पुलिस के जेल भेज सकते हैं 14 दिन मात्र के लिए, जिसके बीच में उनके संपत्ति की नीलामी करवाई जा सके। ये सब रिजू क्रियाएं हैं, फेयरनेस ऑफ जस्टिस में ही आती हैं। तो फेयरनेस ऑफ जस्टिस ये है कि हम प्राकृतिक न्याय का पालन करें। यानी अगर हम किसी को जेल भेज रहे हैं तो ये नहीं कि पकड़ाओ जेल भेज दिया, ये नहीं किसी पे जुर्माना कर रहे हैं तो पकड़ाओ जुर्माना कर दिया, हम उसको शोकॉज नोटिस देंगे कि ये प्राकृतिक न्याय है। ऑडी एल्टरम कहते हैं इसे, ऑडी एल्टरम, AUDI, ऑडी ALTEREM और एल्टरम। ये सुनने का अधिकार है, श्रव्याधिकार, श्रव्याधिकार है, हिंदी में सुनवाई का अधिकार। पहले हम सुनवाई का अधिकार देंगे कि आपने ऐसा ऐसा किया है, क्यों ना आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए, इसके बारे में आपको क्या कहना है, 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर इसका उत्तर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके विरुद्ध निर्णय ले लिया जाएगा। फिर वो उत्तर देगा, अगर वो समय मांगता है तो उसको कहते हैं एडजॉर्नमेंट, तो एडजॉर्नमेंट भी दिया जा सकता है। जनरली 3 एडजॉर्नमेंट तक दिए जाते हैं, इसके बाद एक्स पार्टी किया जा सकता है। एक्स पार्टी यानी एक पक्षी, अगर वो पक्ष नहीं आ रहा तो उसके पक्ष को न सुनकर, क्योंकि वो नहीं आ रहा, मान ही नहीं रहा, तो क्या किया जाए, तो उसको बिना सुने ही निर्णय दिया जा सकता है। उस फैसले को बाद में खोलने का भी अधिकार होता है, दोबारा सुनने का भी। ये सब रिजुता में आता है, ये सारी चीज़ें फेयरनेस में। ओपन कोर्ट सुनवाई होनी चाहिए। क्वासी जुडिशियल ऑफिसर्स या ट्रिब्यूनल्स में ओपन कोर्ट सुनवाई, क्लोज नहीं, इन कैमरा नहीं, ये बंद में नहीं सुनवाई होगी, खुले में होगी। कोई भी आ जा सकता है, शांतिपूर्वक बैठे, कोई भी आया जाए, सामने होती है सुनवाई। हम लोगों के ऑफिस में भी सामने ही सुनवाई होती है, जितने लोग बैठे होते हैं होती रहती है। ट्रिब्यूनल्स में भी सामने ही होती है। ट्रिब्यूनल बड़े भव्य बने होते हैं, जो फिल्मों में अदालत देखते हैं वो ट्रिब्यूनल में देखने को मिलती है, सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल में, CAT SAT नहीं, सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल में, उसमें मिलती है देखने के लिए। तो ये हमने बताया आपको रिजुता के बारे में। तो ऐसी ही इतनी सारी चीज़ें A5 बैच में इसी तरह पढ़ाया जाता है, इसी तरह समझाया जाता है पूरी तरह। इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, सारी बातें हैं। अब नॉर्मल बोलचाल की भाषा हिंदी है, लेकिन जो भी शब्दावली है वो अंग्रेज़ी की शब्दावली भी आप लोगों के सामने रखी जाती है। तो इसी प्रकार के तमाम शब्द होते हैं। जैसे हिंदी में एक शब्द है सद्भावनापूर्वक, अंग्रेज़ी में है बोनाफाइडी, दुर्भावनापूर्वक मेलाफाइडी। लेकिन दुर्भावना के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, जो दुर्भावना है उसके साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है कि कोई व्यक्ति जब अपराध कर रहा है, चाहे आर्थिक अपराध हो या सिविल या क्रिमिनल, कुछ जैसे सिविल, आर्थिक सिविल हो गया, सिविल या क्रिमिनल कोई सा अपराध हो, तो उसमें उसकी दुर्भावना निहित है कि नहीं, तब दुर्भावना को हम वो नहीं कहते हैं बोनाफाइडी, मेलाफाइडी नहीं कहते हैं। तब उस वक्त हम ये कहते हैं मेंस रिया, मेंस रिया निहित है कि नहीं। ये मेंस रिया समझाना, ये वही समझा पाएगा जो समझ चुका होगा।
जो नहीं समझा पाया 1 नंबर से फेल वाला, वो ये नहीं समझा पाएगा। और परीक्षा में ऐसे तमाम शब्द आए हैं, अर्थ पूछे जाते हैं, जब कॉम्प्रिहेंशन होता है तो उसके अंदर ऐसे ही शब्द होते हैं, तब आप हवाइयाँ उड़ जाती हैं, आप उसको नहीं कर पाते। ठीक है ना। एक ट्रेंड और चला हुआ है कि वो आपको रीजनिंग मैथ्स पढ़ा के कहते हैं सेकंड पेपर हम पास करा देंगे, क्योंकि वो एसएससी को पढ़ाने वाले लोग हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग मैथ्स ही उन्हें आता है, उसी क्लास में आपको बिठा दिया, रीजनिंग मैथ्स पढ़ा दिया, झांसा ये दे दिया कि रीजनिंग मैथ्स पढ़ के पास हो जाओगे, देखो ये सेकंड पेपर में आता है। लेकिन ये आपके कभी काम नहीं आएगा। मान लो कैसे ना कैसे करके आप प्री पास हो भी गए, तो आपका सारा पैसा, समय, करियर डूब गया, क्योंकि मेंस में जो आता है वो रीजनिंग मैथ्स हरगिज़ नहीं आता, और रीजनिंग मैथ्स तो मेंस इंटरव्यू तक में है भी नहीं कहीं भी। ये केवल उन लोगों को टेस्ट करने के लिए जो क्लर्क होने लायक थे, प्री पास होकर खुश हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा मेंस कभी पास ही होंगे नहीं। इन बातों को जिस दिन समझ जाओगे, ज्ञान चक्षु खुल जाएगा। गुरु का काम ये है कि बस केवल चक्षुरुन्मीलन, आँखों को खोलना, वही आँखें मैं खोलता हूँ। A5 बैच ज्वाइन करो ना करो तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन फ़िलहाल इस चैनल के वीडियो देख लिया करो, तब भी आँखें थोड़ी बहुत खुल जाएंगी। ज़्यादा खोलना आपके हाथ में है। ये तो हमारे यहाँ पढ़ने पर भी है, पढ़ोगे तो जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, जितना पढ़ाएंगे, जो कहेंगे वर्क करने के लिए कहेंगे वर्क करना पड़ेगा, जो रोज़ाना आपको बताया जा रहा है वो सब करना पड़ेगा, तभी आप पास हो, तब तक नहीं होंगे। और मेरे वीडियोस को मेहरबानी करके डबल स्पीड पे मत देखा करिए, ये किसी का भी इंसल्ट होती है, अपमान होता है। मैं जान तो नहीं पाऊँगा, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मेरी इंसल्ट करते हैं, बहुत स्पष्ट बात है। मेरा इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। मैं जो आपके ऊपर असर डालना चाहता हूँ डबल स्पीड से सुनने में, वो इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। एक बार अपने दिल से पूछो कि डबल स्पीड पर सुन के जो तुमने टाइम 15 मिनट बचाया, इस 15 मिनट का करोगे क्या? अगर सत्य उत्तर मिले कि ये बहुत कीमती समय था, इस बचे हुए समय में ये करूँगा, तो कोई बात नहीं, तुम ट्रिपल स्पीड पे देख लो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बचे हुए समय में केवल फालतू की चीज़ें करोगे जिनका कोई लाभ नहीं है, तो फिर मेहरबानी करके पूरी स्पीड पे सुना करिए। आधे घंटे की वीडियो को आधा घंटे टाइम दीजिए। ठीक है, थैंक यू। थोड़े दिन और रह गए A5 बैच के, ये गोल्डन अवसर है, चूक गए तो चूक गए। 11,000 में कुछ नहीं मिलता। एक बात मैं बता दूं कि जब मैंने 2001 में कोचिंग स्टार्ट की थी तो 12,000 फीस थी मेरी। 2001 में, 20 साल पहले 12,000 फीस से कोचिंग स्टार्ट की थी, और जिस समय बंद की है तो 2,27,000 फीस थी मेरी। आज मैं 11,000 पर वही सब आपको दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा दे रहा हूँ, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं।